नमस्कार, मैं महेश सारोक्ते। अली लारिजानी की हत्या के बाद अब ईरान कहाँ खड़ा है? लारिजानी ईरान की राजनीति का एक बड़ा नाम, खामनेई के बाद दूसरा बड़ा नेता बताया जा रहा था। कहा तो यह भी जाता था अगर बातचीत होती तो उनका रोल बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन अब वो नहीं है। तो सवाल ये है, लारिजानी क्या थे? ईरान की लीडरशिप में उनका क्या रोल था और उनकी जगह कौन ले सकता है? लेकिन अब इन सवालों से पहले एक और बड़ा सवाल है। 28 फरवरी अली खामेनेई पर हमला हो जाता है। 17 मार्च अली लारिजानी की हत्या हो जाती है और 2 हफ्तों के ही अंदर 2 बड़े चेहरे और दोनों ईरान के अंदर। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि ईरान के अंदर इजराइल का नेटवर्क बहुत गहरा है? ईरान के 2 बड़े लीडर को टारगेट कर दिया गया, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और इसके बाद ईरान के अंदर क्या होता है? 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार, एक को फांसी। मतलब ईरान खुद मान रहा है कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म हो जाती है? ईरान बार बार एक ही बात कहता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन नेता मर गया। लेकिन सवाल यह है, ये कब तक चलेगा? कब तक ईरान एक कहता रहेगा? एक जाएगा दूसरा आएगा, सिस्टम चलता रहेगा। क्या सच में सिस्टम ऐसे ही चलता है? क्या हर नेता अली खामेनेई जैसा हो सकता है? क्या हर नेता अली लारिजानी जैसा हो सकता है? या सिर्फ एक बयान है जो बार बार दोहराया जा रहा है? पिछले साल जून से लेकर अब तक ईरान ने यह दिखाने की बहुत बड़ी कोशिश की है कि उसके पास कई लीडर है, लेकिन अब एक नई तस्वीर सामने आ रही है। ईरान के अपने ही तजुर्बेकार नेताओं को बचा नहीं पा रहा है और यही उसके सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। क्योंकि लीडर सिर्फ कुर्सी नहीं होता, लीडर अनुभव होता है, संबंध होता है, रणनीति होता है, और ये चीजें एक दिन में नहीं बनती। आप जरा नाम याद कीजिए दोस्तों, आली शमखानी, अब्दुल रहीम मौसावी, मोहम्मद पाकपुर, गुलाम रजा सुलेमानी और अब लारिजानी। एक के बाद एक नाम जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल ने दावा भी किया है कि ईरान के खुफिया मंत्री भी मारे गए हैं। ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन अगर ये सच होता है तो 2 दिन में 3 बड़े अधिकारी। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, क्या ये एक सिर्फ हमला है या सिस्टम को खाली करने की कोशिश? क्योंकि जो लोग सिस्टम चला रहे हैं उन्हीं को ही हटाया जा रहा है। इस एक मोर्चे पर देखें तो इजराइल और अमेरिका मजबूत दिख रहे हैं और ईरान वो अपने ही लोगों को खो रहा है और अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं। ईरान कह रहा है हम बदला लेंगे, लेकिन सवाल ये है कब? क्योंकि दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई डर ही नहीं है। 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक इजराइल ने अपनी लीडरशिप को बचा कर रखा है और ईरान खामेनेई से लेकर लारिजानी तक अपने लोगों को खोता जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस जंग में कम से कम एक मोर्चे पर ईरान पीछे है? और यही से कहानी और भी गहरी होती है, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है दोस्तों। 2020 से लेकर कोसिम सुलेमानी की हत्या हो जाती है, उसके बाद मोहम्मद बाघेरी, फिर IRGC के टॉप कमांडर, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अब लारिजानी। एक पैटर्न बनता जा रहा है और जब पैटर्न बनता है तो सवाल ये उठता है ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि बिना अंदर की मदद के ये संभव ही नहीं है। और अगर दुश्मन आपके देश के अंदर आकर आपके टॉप लोगों को मार रहा है तो इसका मतलब सिस्टम में छेद है और वो छेद गहरा है। अब अगला सवाल और खतरनाक है, क्या ये सब उस वक्त हो रहा है जब एक बड़ी न्यूक्लियर डील होने वाली थी? क्या बातचीत को जानबूझकर रोका गया? और क्या इस पूरे खेल में अमेरिका भी शामिल है? अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ हमले हैं या इसके पीछे एक बड़ी कहानी है? क्योंकि टाइमिंग देखिए, जब ये हमले हो रहे हैं उसी समय ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच बातचीत चल रही थी। न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत ओमान, कतर, इन देशों के जरिए बैक चैनल बातचीत हो रही थी और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये बातचीत अपने आखिरी दौर में थी। मतलब एक ऐसा मोड़
जहां से या तो समझौता होता है या फिर सब खत्म हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय हमले शुरू होते हैं। 28 फरवरी फिर 17 मार्च। तो सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ सहयोग है या बातचीत को जानबूझकर रोका गया? क्योंकि यह पहली बार नहीं है दोस्तों। इतिहास उठाकर देखिए आप, जब जब ईरान और अमेरिका करीब आते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि बातचीत तक रुक जाती है, या माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि बातचीत आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो शक कहा जाता है तो सीधा जाता है इजराइल की तरफ, क्योंकि इजराइल लंबे समय से एक बात के खिलाफ रहा है कि ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील हो। क्यों? क्योंकि अगर डील होती है तो ताकत का संतुलन बदल जाएगा, ईरान को राहत मिलेगी और ये बात इजराइल के लिए आसान नहीं होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि सवाल एक है, अमेरिका क्या चाहता है? क्या वो सच में बातचीत चाहता है या वो भी इस खेल का हिस्सा है? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि अमेरिका के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ लोग बातचीत चाहते हैं, कुछ लोग टकराव, और इसी बीच एक बड़ी बात सामने आती है। अमेरिका के ही सीनियर अधिकारी अपना पद छोड़ देते हैं, कहते हैं मैं इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार ईरान उस समय अमेरिका के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। फिर भी हालात ऐसे बनाए गए कि टकराव बढ़े। और अब आप खुद सोचिए, अगर खतरा नहीं था तो हमला क्यों? और अगर बातचीत चल रही थी तो उसे रोका क्यों गया? अगर डील होने वाली थी तो उसे टूटने क्यों दिया गया? और यही से सबसे बड़ा शक पैदा हो जाता है, क्या ये पूरा खेल बातचीत खत्म करने के लिए खेला जा रहा है? क्योंकि जब बातचीत खत्म होती है तभी जंग शुरू हो जाती है, और अगर जंग शुरू होती है तो फायदा किसे होता है? और यही सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन कुछ संकेत साफ दिखते हैं। जैसे जैसे ईरान के मॉडरेट लोग हट रहे हैं वैसे वैसे हार्ड लाइन लोग मजबूत होते जा रहे हैं। मतलब कम बातचीत, ज्यादा टकराव, और इसका सीधा मतलब जंग लंबी चलेगी। आप यहाँ लारिजानी की भूमिका समझिए दोस्तों। अली लारिजानी सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक कड़ी थे जो सिस्टम के अंदर भी थे और बाहर बातचीत भी कर सकते थे। और अगर बातचीत हो जाती तो उनका रोल बड़ा होता। तो सवाल यह है, क्या ऐसे लोगों को इसलिए हटाया जा रहा है ताकि बातचीत का रास्ता बंद हो जाए? क्योंकि अगर बातचीत करने वाले नहीं बचेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ जंग। और जो अभी हो रहा है वो शायद उसी की शुरुआत है। अब अगला सवाल और भी खतरनाक है, ईरान बदला क्यों नहीं ले पा रहा? क्या वो कमजोर पड़ गया है या सही समय का इंतजार कर रहा है? और अगर ईरान ने बड़ा जवाब दिया तो क्या ये जंग पूरी दुनिया तक फैल जाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ईरान बदला क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि यही वो देश है जिसने पहले दिखाया था कि जवाब देना जानता है। लेकिन इस बार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं और अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया। तो क्या ये माना जाए कि ईरान कमजोर पड़ गया है या फिर वो किसी बड़े जवाब के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है? क्योंकि सीधा हमला करने का मतलब होगा खुली जंग, और खुली जंग का मतलब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा दोस्तों, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स भी इसमें कूद सकता है और फिर ये लड़ाई पूरे इलाके को जला भी सकती है। और दूसरी तरफ एक और खतरा है, अगर ईरान जवाब नहीं देता तो उसके अंदर ही सवाल उठने लगेंगे कि हमारे नेता क्यों मारे जा रहे हैं और जवाब क्यों नहीं आ रहा। यानी बाहर से दबाव, अंदर से अस्थिरता, दोनों एक साथ। और यही असली खेल समझ में आता है कि यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सिस्टम को अंदर से कमजोर करने की रणनीति है, ताकि ईरान या तो झुके या फिर गुस्से में ऐसा कदम उठाए जिससे जंग और भी बड़ी हो जाए। और अब पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी हुई है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि वही तय करेगा कि ये टकराव यही रुकेगा या एक बड़ी जंग में बदल जाएगा। अब इस पूरी कहानी का असर समझना जरूरी है, क्योंकि यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और सबसे पहले आपकी जेब पर। ईरान जिस जगह बैठा है वहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ थोड़ी सी भी हलचल होती है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है, और इसका मतलब है पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगा हो जाएगा और रोजमर्रा की चीजें भी बहुत महंगी हो जाएगी।
और आपको लगेगा ये सब दूर हो रहा है, लेकिन जब सिलेंडर की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल के दाम उछलेंगे तब ये जंग आपके घर तक पहुंच चुकी होगी। और दूसरी तरफ जैसे जैसे ईरान के अंदर बातचीत करने वाले लोग, संतुलन बनाए रखने वाले लोग हट जाएंगे, वैसे वैसे सख्त रुख वाले लोग मजबूत होते जाएंगे, यानी कम बातचीत और ज्यादा टकराव। और इसका सीधा मतलब है कि ये संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे रोकना चाहती है या सिर्फ अपने अपने फायदे देख रही है, क्योंकि कुछ देश चुप है, कुछ दूर खड़े हैं और कुछ सिर्फ देख रहे हैं। और इसी बीच हालात ऐसे बनते जा रहे हैं जहां एक छोटी चिंगारी भी बड़े धमाके में बदल सकती है। अब सवाल और सीधा हो जाता है, अगर ईरान जवाब देता है तो कितना बढ़ा देगा और अगर नहीं देता तो कितनी कीमत चुकाएगा? क्योंकि बार बार टॉप नेताओं की हत्या के बाद भी अगर कोई देश चुप रहता है तो दुनिया उसे कमजोरी की नज़र से ही देखती है और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान बड़ा हमला करता है तो ये सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की सीधी एंट्री हो सकती है और फिर यह संघर्ष पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यह रास्ता प्रभावित हो जाता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी, तेल की सप्लाई रुक जाएगी और महंगाई एकदम उछाल सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा अंदर का है। अगर ईरान लगातार अपने नेताओं को खोता रहा और जवाब नहीं दे पाया तो उसके अंदर ही असंतोष बढ़ेगा, लोग सवाल पूछेंगे और सिस्टम पर दबाव बढ़ेगा। यानी ईरान अब ऐसी स्थिति में फंसता दिख रहा है जहां हर रास्ता खतरे की तरफ जाता है। जवाब दो तो जंग बढ़ेगी, जवाब न दो तो अंदर से दबाव बढ़ेगा। और शायद यही वो स्थिति है जिसे बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ईरान तो टूट जाए या फिर ऐसा कदम उठाए जिससे पूरी तस्वीर ही बदल जाए। अब आखिरी सवाल यही बचता है, ईरान क्या करेगा? क्योंकि अब यह सिर्फ बदले का सवाल नहीं रहा, यह उसके सिस्टम, उसकी साख और उसके भविष्य का सवाल बन चुका है। अगर ईरान झुकता है तो संदेश साफ हो जाएगा कि लगातार हमलों के बाद भी वह जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अगर वो पूरी ताकत से जवाब देता है तो ये टकराव सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी खुलकर उतर भी सकता है और फिर यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। लेकिन अगर वो पूरी ताकत से जवाब देता है तो यह टकराव सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी खुलकर उतर सकता है और फिर यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल भी सकता है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। यह जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही, यह सिस्टम के अंदर, कूटनीति में और अर्थव्यवस्था में भी लड़ी जा रही है। लारीजानी जैसे लोग जो बातचीत और संतुलन का रास्ता खोल सकते थे, उनके हटने से अब जगह उन लोगों के लिए बनती दिख रही है जो सख्त रुख रखते हैं। और इसका मतलब साफ है, कम बातचीत, ज्यादा टकराव। अब दुनिया की नजर इसी पर है कि ईरान अगला कदम क्या उठाता है, क्योंकि वही तय करेगा कि यह संघर्ष यही रुक जाएगा या एक ऐसे आग बन जाएगा जिसमें सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया झुलस सकती है। और अंत में बात वही है, युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता, युद्ध इंसानों की जिंदगी में उतरता है, उन्हें लाशों में बदल देता है और देखने वालों को धीरे धीरे उस दर्द के प्रति संवेदनहीन बना देता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही एक्सप्लेनिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।